Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 18th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 अक्टूबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एडुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है बैफिन बे को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सा सी है या कोई कंट्री है या फिर कोई आइलैंड है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। अब यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत छोटी सी चीज़ें पूछी गई हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा लगातार, जैसा कि हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ, ये पूछा गया कि देखो इंडियन वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये जो फ्लाइंग फॉक्स है वो एग्जैक्टली क्या है। फिर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए, क्या फ्लाइंग फॉक्स एक बैट है या फिर काइट है या फिर स्टॉर्क है या फिर वल्चर है। तो सही आंसर आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, इसके आंसर की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बाय द वे तब भी इसका आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा रखा है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ज़रूर इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो आपको मालूम होगा कल भी हमने डिस्कशन किया था कि केरला के अंदर काफ़ी सारे डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, और बारिश की वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड्स देखने को मिली हैं, प्लस बहुत सारी जगह पर फ्लड्स आए हैं, और हमने कल इसके बारे में डिस्कशन डिटेल में किया था। लेकिन अभी हुआ क्या है, ये जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं इसकी वजह से डेथ टोल इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब बहुत सारे लोगों की जान गई है, और वो डेथ टोल पहुँच चुका है 27 का। लगभग अभी तक 27 लोगों की जान जा चुकी है इन लैंडस्लाइड्स की वजह से, और इन लैंडस्लाइड्स के पीछे का ये कारण है वो है बारिश। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो देखो ये बारिश हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, भारत का मौसम विभाग, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फोरकास्टिंग करना, अंदाज़ा लगाना आप कर सकते हो, या फिर भविष्यवाणी करना कि कल यहाँ पर बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या कल मौसम कैसा रहेगा। तो वेदर की फोरकास्टिंग करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर क्या है कि इस डिपार्टमेंट ने ये भी बता दिया है कि देखो वेडनेसडे से और भी ज़्यादा तगड़ी बारिश होने वाली है, और भी ज़्यादा मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम पर और भी डिजास्टर्स होने की चर्चा हो रही है, ये हम लोग इस आर्टिकल के अंदर देख पा रहे हैं। देखो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होंगी इंपॉर्टेंट, मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको बताया डिजास्टर्स क्रिएट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो यहाँ पर काम कर रही है प्रॉपरली, और यहाँ पर उन फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, फैला दिया गया है। कौन से रीजन्स के अंदर, इदुक्की, कोतयाम, कन्नौर, इन सारे रीजन्स के अंदर फैला दिया गया है जहाँ पर ये डिजास्टर्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, आपने सुना होगा मैंने एक वर्ड बोला है लैंडस्लाइड, ठीक है। लैंडस्लाइड अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर आता है, और प्लस ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी हमारा सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 1 के अंदर आता है, तो उसी के पार्ट से ये रिलेट होगा। लैंडस्लाइड के बारे में कल भी हमने डिस्कशन किया था, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं डेली बेसिस पर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोग आज के टाइम पर हमारे साथ डेली 500 से 700 लोग डेली बेसिस पर नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मुझे दोबारा से चीज़ें कवर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में, आप लोगों ने कल ही पढ़ा है, तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें लैंडस्लाइड के बारे में, तो देखो ये लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, पिछले साल से लगातार चर्चा में, हमने बहुत सारे लैंडस्लाइड्स देखे हैं, और इनके ये इन लैंडस्लाइड्स के पीछे का एक मेन कारण यही रहा है कि भारी भरकम बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड्स देखने को मिला है, और हर साल देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं लैंडस्लाइड एग्जैक्टली क्या होता है। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। मान लो यहाँ पर ये हिल है एक, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर इतना एरिया क्या हो गया, ये नीचे की साइड स्लाइड हो गया, नीचे की साइड ये फिसल गया, नीचे की साइड गिर गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। सिंपल, ठीक है, ये लैंडस्लाइड होती है। अब इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, नीचे वाले एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं या बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, वो सब बर्बाद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चट्टान क्या हो गई, नीचे की साइड ढह गई है, प्लस ऊपर भी आपको ये लॉस देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें लैंडस्लाइड के पीछे के मेन कारण क्या होता है, देखो लैंडस्लाइड के पीछे का एक तो मेन कारण ये है कि नीचे से ग्रेविटी लग रही है, हमारी ग्रेविटी फोर्स आपको मालूम है, नीचे से ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ग्रेविटी एक्ट करती है और बेसिस पर क्या है, यहाँ पर हिल जैसे ये टूटा, यहाँ पर ये टूटा या फिर इसकी एक तरीके से ये कमज़ोर हुआ या फ्रैक्चर्ड हुआ, अगर फ्रैक्चर्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लस और क्या क्या रीजंस होते हैं आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बट अभी यहाँ पर मान लो ये एक तरीके से हिल है, ये टूटा, नीचे से ग्रेविटी फोर्स भी लग रही है और ग्रेविटी फोर्स की वजह से क्या होता है, ये नीचे से गिर जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है लैंडस्लाइड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके पीछे के कुछ कॉजेज़ हैं, 3 मेजर फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक है जियोलॉजी, दूसरा है मॉर्फोलॉजी और तीसरा है ह्यूमन एक्टिविटी। इन तीनों कारण की वजह से लैंडस्लाइड हम लोग को देखने को मिलता है। प्लस आज के टाइम पर नेचुरल डिजास्टर को ऐड करो, यहाँ पर रेनफॉल की वजह से भी बहुत सारे हम लोग को लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जियोलॉजी की, इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। जियोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लो कोई जो रॉक है, कोई हिल है, वो कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होने के बाद यहाँ पर वो फ्रैक्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है, टूटने के बाद वो नीचे की साइड गिर जाती है, उसको हम लोग जियोलॉजी के अंदर लेकर आते हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, मान लो यहाँ पर ये एक तरीके से हिल है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा सा वेजिटेशन था, बहुत अच्छे से यहाँ पर पेड़ पौधे लगे पड़े थे, लेकिन क्या हुआ, इस वेजिटेशन को ख़राब कर दिया गया या फिर ये वेजिटेशन ख़त्म हो गया, पेड़ की कटाई कर दी गई। तो पेड़ की कटाई कर दी, पेड़ को उखाड़ दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ये मिट्टी है, यहाँ पे जो सॉइल है वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है, लूज़ होने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो वापस से लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। तो एक मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब देखो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी का रोल आपको बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हिल्स हैं उनके ऊपर एग्रीकल्चर चला रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को अपना रहे हैं और प्रॉपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को अपनाया जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। प्लस बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट चल रहा है, रोड्स बनाई जा रही हैं, हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का भी रोल आपको देखने को मिलेगा, प्लस नेचुरल डिजास्टर का रोल तो है ही। ओके, अब हम बात करें, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लैंडस्लाइड कौन से वाले एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखो एशिया के अंदर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लस सबसे ज़्यादा डैमेजिंग भी यहीं पर है, सबसे ज़्यादा लॉस होता है, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग लैंडस्लाइड एशिया के अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर साउथ एशियन नेशंस एकदम वर्स्ट सफरर है, मतलब कि सबसे बुरी कंडीशन है लैंडस्लाइड की वजह से साउथ एशियन नेशन की। इंडिया भी इसके अंदर ही आता है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ चीज़ें, आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप लोग अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगाओ, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, लिमिटेड वे में कंस्ट्रक्शन करो, प्रॉपरली करो, हर चीज़ का ध्यान रखने के बाद आपकी मिनिस्ट्रीज़ को काम करना होगा, तभी हम लोग इन लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं, इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पर फिर टाइम वेस्ट करना भी बेकार रहने वाला है, क्योंकि ये आर्टिकल्स काफ़ी दिन से चर्चा में है और पहले दिन ही हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू काफ़ी है। उसके बाद ये आर्टिकल काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसका पेज नंबर 8 पर ये आर्टिकल यहाँ पर तो छोटा सा दे रखा है, लेकिन पेज नंबर 8 पर बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। अभी हमारी जो आर्मी है वो बिल्कुल एकदम तैयार हो रही है, और आर्मी आज के टाइम पर एक तरीके से जो UAV होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम लोग ड्रोन्स बोलते हैं ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी एक तरीके से हम लोग अपना कंट्रोल पा रहे हैं। हमारे पास UAVs होंगे, जो ये ड्रोन्स होंगे, साथ ही साथ और भी हमारे पास जो भी वेपन्स हैं उनको हम लोग एक तरीके से डिप्लॉय करेंगे ईस्टर्न सेक्टर में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर जो ईस्टर्न सेक्टर वाला एरिया है वहाँ पर चाइनीज़ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, बॉर्डर के पास चाइना का कंसर्न बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग आज के टाइम पर जो हमारी आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी। इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे आगे पेज नंबर 8 पर, जैसे मैंने आपको बताया है अभी। तो बढ़ते हैं आगे, वरना टाइम वेस्ट होता रहेगा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक आर्टिकल है, इंडिया US मिलिट्रीज मैच स्किल्स इन अलास्का। अब इंडिया और US के रिलेशंस के बारे में चर्चा हो रही है, और आपको मालूम है इंडिया US के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं,
खासकर डिफेंस सेक्टर में भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं आर्टिकल में किस चीज़ की एग्जैक्टली चर्चा हो रही है। आर्टिकल से हमें टू द पॉइंट बात करनी है, यहाँ पर ज़्यादा बकवास करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर बकवास भी लिखी हुई है। देखो अभी क्या है, 17वां एडिशन किसका, इंडिया और यूएस का बायलैटरल एक्सरसाइज का, और वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2021 ये इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये एक अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, जिसको नाम दिया गया है। इसका 17वां एडिशन अंडरवे में है, मतलब इसका 17वां एडिशन चल रहा है। यहाँ पर इंडिया और जो यूएस के एक तरीके से मिलिट्री हैं, ये आपस में मिलकर अपनी ये अभ्यास कर रहे हैं, और इनका मेन मकसद है कि जो टेररिज्म है उसको काउंटर किया जाए। तो मेन फोकस है इनका काउंटर टेररिज्म, मतलब कि जो आतंकवाद है उससे लड़ने के ऊपर यहाँ पर इनका पूरा फोकस है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बारे में जानना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, उस बायलैटरल एक्सरसाइज में से इकलौती एक्सरसाइज यही है, युद्ध अभ्यास। बाकी एक एक्सरसाइज और होती है जिसमें इंडिया यूएस हैं, लेकिन वो कौन सी है, वो है मालाबार एक्सरसाइज। लेकिन उसमें इंडिया यूएस के साथ साथ जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उसको हम लोग क्वाड कंट्रीज़ बोलते हैं, आपको मालूम होगा। लेकिन अभी यहाँ पर इकलौती एक्सरसाइज जो कि इन दोनों के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर जानी जाती है, वो युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इस आर्टिकल में युद्ध अभ्यास के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। आर्टिकल जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी का, और जीएस पेपर 2 के अंदर टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स यूएस दोनों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया है 15 दिन का ये मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, अलास्का के अंदर स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखना, अलास्का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका से जस्ट थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड अलास्का देखने को मिल जाएगा। अलास्का के नीचे गल्फ ऑफ अलास्का पड़ता है, ऊपर यहाँ पर बियोफोर्ट सी पड़ता है, और इसके एक तरीके से आप कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में चुकुची सी पड़ता है। तो ये आप मैप में देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलास्का मुझे याद है, तो ये आप लोग को भी याद आ जाएगा जब आप लोग मैप में देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये अलास्का के अंदर एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। किस के बीच में चल रही है आपको पता चल गया, दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल रही है। अब इस एक्सरसाइज के की पॉइंट्स क्या है, देखो साल 2021 वाला जो ये जो साल चल रहा है, इस साल ये जो एक्सरसाइज है ये 17वां एडिशन की है, मतलब 17वां एडिशन है युद्ध अभ्यास का। इस एक्सरसाइज का नाम युद्ध अभ्यास है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही है, तो अलास्का के अंदर जो जॉइंट बेस एलमेंट फोर्ट रिचर्डसन है वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगी, 15 अक्टूबर से, मतलब स्टार्ट हो चुकी है 15 अक्टूबर से लगभग 29 अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कौन कौन कितने कितने लोग होंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिया के तरफ से लगभग 350 जो पर्सनल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडियन आर्मी के बैटलियन ग्रुप के 350 पर्सनल जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस उसके बाद देखो ये कोई मैंने नई एक्सरसाइज नहीं है, मैंने आपको बताया 17वां एडिशन है। तो हर बार एग्जाम के अंदर देखो हमेशा जो करंट एडिशन है वो तो पढ़ना ही होता है, प्लस उसका प्रीवियस एडिशन भी पढ़ना होता है। 17वां एडिशन आप लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ एग्जैक्टली कहाँ पर हो रही है, ये सब कुछ पता चल गया। लेकिन अगर 16वें एडिशन पर क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल देखो युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में भी ध्यान रखना। ये हुआ था फरवरी 2021 में, मतलब कि अभी जो फरवरी का महीना निकला है इस साल। ये कहाँ पे हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन बीकानेर के अंदर ये वाली एक्सरसाइज देखने को मिली थी 16वें एडिशन वाली। इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इंपॉर्टेंस ये है, ये जो युद्ध अभ्यास है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिलिट्री कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज़ का, इंडिया और यूएस का। और ऑब्वियसली एक चीज़ ये देखने को मिलती है, जब भी एक अभ्यास होता है दोनों कंट्रीज़ में, दोनों कंट्रीज़ की जब भी मिलिट्री हो गया या नेवी हो गया या एयरफोर्स हो गया, जब भी आपस में अभ्यास करती हैं तो एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि आपस में ये लोग अपने एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक शेयर करती हैं कि इनको क्या आता है, इनको क्या आता है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होती है। इससे क्या होता है, हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होती है, कोऑपरेशन इंक्रीज होता है आर्मीज़ के बीच में। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। प्लस आज के टाइम पर इस एक्सरसाइज का मेन फोकस ये भी है कि जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पर किस प्रकार से आर्मी कंबाइन करके लड़ी जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इनका मेन फोकस यह भी है कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोग याद रख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया हूँ यहाँ पर। ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम के 2 चैनल हैं, एक है दीपक यादव एडुकेशन वाला और दूसरा है दीपक यादव एडुकेशन नोट्स वाला। ब्रैकेट में नोट्स लिखा है, वहाँ पर आप लोगों को ये सारे नोट्स वहाँ पर भी मिल जाते हैं, जिसके पीडीएफ में ये नोट्स ओपन नहीं होते हैं।
ओके। तो इसके बारे में ध्यान रखना। साथ ही साथ यार यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो यार, एक सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर सकते हो एक लाइक कर कर। ओके ना, उसके बाद एक आर्टिकल ये वाला है। अच्छा हाँ, अभी हमने देखा था पेज नंबर 1 के ऊपर एक आर्टिकल इसके बारे में कि जो हमारी आर्मी है आज के टाइम पर वो ईस्टर्न सेक्टर पर थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चाइना के कंसर्न ईस्टर्न सेक्टर पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल थोड़ा सा डिटेल में आगे आया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे देखो मतलब हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे, फाइटर इक्विपमेंट्स बहुत सारे हमारे पास हैं। अगर हम बात करें, हमारा ब्रिगेड जो है उसके पास चीता और एडवांस लाइट जो ये हेलीकॉप्टर्स है ये देखने को मिलेंगे, ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे, रुद्रा वेपन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हेरॉन जो हेरॉन 1 ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ड्रोन्स है कुछ, आपको ये सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर इन चीज़ों के अंदर हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, और इन चीज़ों को हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं कहाँ पर, ईस्टर्न सेक्टर पर। क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर पर क्या हो रहा है, चाइना का कंसर्न, चाइना का एक तरीके से इंकर्शन देखने को मिलता है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यूएवी मैंने आपको बता दिया कौन सा यूएवी है और कौन से हेलीकॉप्टर्स है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। आज के टाइम पर हमारे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स पुराने हो चुके हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, चाहे वो चीता हो चाहे वो चेतक हेलीकॉप्टर्स हो, काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो अब इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे हम लोग दूसरे हेलीकॉप्टर से, और रशिया से हम लोग वो हेलीकॉप्टर परचेस कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 2260 करके यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर का नाम है। उसके बारे में कहाँ पर मेंशन्ड है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि ये 2260 हेलीकॉप्टर्स हम लोग रशिया से परचेस करेंगे, क्योंकि हमारे पुराने हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 2023 तक तो बहुत पुराने हो जाएंगे। तो हम लोग नए हेलीकॉप्टर्स परचेस करेंगे। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा जो स्टैंड ऑफ है वो लगातार जारी है चाइना के साथ। चाइना के साथ कंसर्न हमारे लगातार देखने को मिल रहे हैं, और उसी चीज़ को देखते हुए हमने अभी हाल ही में इजराइल से भी डील करी है। इजराइल से हम लोग कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को परचेस कर रहे हैं, कुछ ड्रोन्स को परचेस कर रहे हैं, और हमने अभी यहाँ पर ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट किया इजराइल के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ड्रोन्स हमने रेंट पर ले रखा है, प्लस और भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं जो कि बाद में हमारे पास ड्रोन मिलेंगे, हमें इजराइल देगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख पाओगे। हम लोग कहीं ना कहीं अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें ताकि हम लोग चाइना को थोड़ा सा टैकल कर सके, क्योंकि आज के टाइम पर रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के काफ़ी ख़राब देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को मालूम है, ठीक है, कॉमन सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। इंडियन टूरिस्ट ने यहाँ पर हेल्प करी है मालदीव्स की। देखो मालदीव्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट आपको एक तरीके से नेबरिंग कंट्री भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मालदीव्स की कैपिटल क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। मालदीव्स को मैप में ज़रूर देख लेना कहाँ पर है ये मालदीव्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से देखो किसी कंट्री के अंदर कोई आना जाना हुआ नहीं, सब ने अपने जो भी ट्रैवल थे उसके ऊपर बैन लगाया, ट्रैवलिंग को रोका। उसकी वजह से मालदीव्स के अंदर क्या हुआ, टूरिज्म रुक गया। और ऑब्वियसली यहाँ पर मालदीव्स के अंदर जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी इनकी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, दुनिया भर से लोग जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर एक तरीके से इनकी इकोनॉमी वगैरह काफ़ी हद तक हिट हुई है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बंद हुआ। तो उसकी वजह से यहाँ पर बोला गया जो इंडियन टूरिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी मदद करी है मालदीव्स की। मालदीव्स जो रिकवर कर पाया है पेंडेमिक के तौर से जो रिकवर कर पाया है, उसके पीछे एक रोल आपको इंडियन टूरिस्ट का भी देखने को मिलेगा। इंडियन टूरिस्ट ने काफ़ी मदद की है, प्लस बहुत सारे टूरिस्ट मालदीव्स गए हैं। आज के टाइम पर 2021 में मालदीव्स काफ़ी कुछ रिकवर कर चुका है। इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, देखो छोटी सी ही इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम के लिए यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। और बाकी जो रिलेशंस हैं, जहाँ पर भी आपने इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बना रखे होंगे, नोट्स वगैरह जहाँ पर भी आपने तैयार कर रखे होंगे, वहाँ पर आप ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हो बस, ठीक है। एक पॉइंट वहाँ पर ऐड कर लेना जहाँ पर भी आपने नोट्स मंगाना रखे होंगे। बाय द वे, इंडिया मालदीव्स का जो रिलेशन है मैं सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पर, जो भी इनके जो रिलेशन के नोट्स होंगे या फिर पीडीएफ फाइल है मेरे पास, मैं वो सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको भी एक बार रीड कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट, और तो यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये पिक्चर है बेसिकली। यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्टा के ऊपर काम चल रहा है लगातार, कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आज के टाइम पर इंडिया गेट के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चल रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, आसपास नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई डेवलप हो रही हैं। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हमने पढ़ा था मई के महीने में, और एक बार और पढ़ा है बीच में, तो काफ़ी लंबे समय से हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वैसे तो सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं तो उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, जब भी आप दिल्ली जाओगे तो आप दिल्ली जाओगे, इंडिया गेट जाओगे घूमने, तो इंडिया गेट से जब बिल्कुल सामने देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। ये जो इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है, इसके बीच में राजपथ वाला एरिया है।
अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो 3 किलोमीटर का राजपथ वाला एरिया है, अब यहाँ पर क्या है, इसके आसपास डेवलपमेंट हो रहा है। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा हो रही है कि हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है। अगले साल का जो विंटर का सेशन होता है ना, वो हम लोग यहाँ पर नई पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग के अंदर ही मेंशन करने वाले हैं और वहीं पर अटेंड किया जाएगा। ये सारी न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, हम लोग रेगुलर कवर करते रहते हैं। तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग यहीं बराबर में ही बन रही है, ठीक है। ये आपको नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ये आपको देखने को मिलेंगे। प्लस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के रेसिडेंस होते हैं, नए नए रेसिडेंस बन रहे हैं, वो कहाँ पर बन रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के बराबर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कुछ नए रेसिडेंस बन रहे हैं। उसके बाद इसके के अंदर और भी चीज़ें, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की नई बिल्डिंग बन रही है, वो ये है। तो यहाँ पर यह है पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंदर और भी छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। मैंने आपको बड़े बड़े डेवलपमेंट्स, जो बोल्ड डेवलपमेंट्स है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, इसमें जो कॉस्ट है 20,000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है, और ये कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे कि अभी भी आप लोग देख पाओगे रेगुलरली हो रही है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बस इतना सा क्लियर करना था और याद हो गया। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। देखो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, इसके अंदर बोला जा रहा है एक मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। अब मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो कवर कर लेते हैं। वैसे तो अभी मीटिंग के बाद ही हम लोग को चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो हमारे ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं लिज ट्रस, उसके बाद यहाँ पर वहाँ के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं जनरल निक कार्टर, दोनों मिलकर विजिट करने वाले हैं भारत को अगले सप्ताह। यहाँ पर अगले सप्ताह नहीं, इसी सप्ताह कह सकते हो, इसी सप्ताह में यहाँ पर ये दोनों मिलकर विजिट करेंगे भारत में। और भारत में विजिट करने के बाद काफ़ी कुछ डिस्कशन होगा। ये मीटिंग चलेगी लगभग आप कह सकते हो काफ़ी दिन यहाँ पर ये मीटिंग चलने वाली है, और इसमें यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ डिस्कस करेंगी किस किस चीज़ को। आप पहला पॉइंट ऐड कर सकते हो। पहला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर फोकस करने वाले हैं ये लोग, जैसे मैंने आपको बताया तालिबान का कंट्रोल है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर, वही सारी चीज़ें इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। उसके बाद ये जो मीटिंग है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कि इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसके अंदर कैसे हम लोग पीस को मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये दो टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली बताया जा रहा है, चर्चा होने वाली है यूके के बीच में और भारत के बीच में। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी देखना है, इस आर्टिकल को बढ़ाने के लिए एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, और वो आर्टिकल में मेंशन ये किया गया है कि अभी आपको मालूम होगा अक्टूबर 31 से लेकर लगभग नवंबर के बीच में हमारी एक और मीटिंग होगी। बहुत बड़ा समिट होने वाला है COP26 का, COP26 का। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर समिट होगा। बहुत सारी कंट्रीज डिस्कशन करेंगी, भारत भी यहाँ पर इसके अंदर शामिल होने वाला है। क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या नया डेटा पब्लिश होगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को आने वाले साल के अंदर टैकल करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस समिट के अंदर देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम पर समिट होने वाली है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी चेप दी गई कि आने वाले टाइम पर समिट होगी। आर्टिकल को और लेंथी कर दिया गया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम पर अभी हम लोगों को पता चलेगा कि क्या मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन बेसिकली यही बताया जा रहा है, दो टॉपिक को लेकर डिस्कशन होने वाला है भारत और यूके के बीच में, और वो टॉपिक ये है, पहला टॉपिक अफगानिस्तान के क्राइसिस के ऊपर, दूसरा टॉपिक यहाँ पर इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये डिस्कशन होगा। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया जो हमारे CDS जनरल हैं बिपिन रावत जी, ये एक तरीके से बातचीत करेंगे, और भी यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, यहाँ पर ये भी प्लान कर रहे हैं कि इसके अंदर हो और डिस्कशन करें अफगानिस्तान के बारे में। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आने वाले टाइम पर ये मीटिंग होगी तो वापस से आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो वापस से आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको कन्फ्यूजिंग को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। यहाँ पर आप लोगों को इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बारे में समझ में आएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, पाक बे क्या है, पाक बे स्ट्रेट क्या है, ये इशू तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो इशू है वो किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ आज आपको क्लियर होने वाली है। तो अभी क्यों है चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु की पुलिस ने जो वहाँ के फिशरमैन हैं उनको एक तरीके से वार्न किया है। अब उनको यहाँ पर वार्निंग दी है किस बेसिस पर, कि यहाँ पर अटैक हो सकता है उनके ऊपर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये कैसी बात है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पुलिस वाले हैं इन्होंने बोला है कि जो भी वहाँ के फिशरमैन है तमिलनाडु के, उनसे बोला गया कि आप लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस मत कर जाना, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि उन फिशरमैन्स के ऊपर अटैक हो सकता है, और अगर जैसे आप लोग ये बाउंड्री को क्रॉस करोगे आप श्रीलंका की बाउंड्री में पहुंच जाओगे, ठीक है, और श्रीलंका की बाउंड्री पहुंच जाओगे तो ऑब्वियसली
हमेशा से ही यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ में ये फ़िशिंग को लेकर डिस्प्यूट रहता है। श्रीलंका ने इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ पर तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनको मारा भी है और काफ़ी सारे लोगों को कस्टडी में भी लिया है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लगातार देखते हैं। फ़िशिंग वाला एक डिस्प्यूट बहुत बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वो डिस्प्यूट क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर पहले हम लोग मैप को ओपन करते हैं। मैप में आपको दिख रहा होगा पाक बे, नहीं दिख रहा है तो मैं अभी दिखाता हूँ। पहली बात आप ऊपर देख पाओगे भारत है, भारत का निचला हिस्सा तमिलनाडु वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। इन दोनों के ही बीच में आपको यहाँ पर ये पाक बे वाला रीजन देखने को मिलेगा। ये जो पाक बे वाला रीजन है ना, या फिर इसको हम लोग पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं, इसके अंदर मछली बहुत पाई जाती है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा मछली पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, मछली पाई जाती है तो जो फिशरमैन्स होते हैं उनकी वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, मछली मार कर उनको बेच कर कुछ कमाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो फिशरमैन है वो यहाँ पर मछली मारने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, वो मछली मारने तो जाते हैं, तमिलनाडु के जो फिशरमैन होते हैं वो निकलते निकलते क्या करते हैं, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आगे आते आते इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, वो क्रॉस कर देते हैं और क्रॉस करने के बाद वो श्रीलंका की टेरिटरी में घुस जाते हैं। और श्रीलंका की टेरिटरी में जैसे ही घुसते हैं तो श्रीलंका के लोग यहाँ पर या फिर जो श्रीलंका के जो भी यहाँ पर कोस्टल गार्ड होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सिनेरियो ऐसे देखने को मिले हैं कि यहाँ पर गोलियाँ चल जाती हैं, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं इसी पूरे इंसिडेंट के अंदर। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है क्योंकि श्रीलंका कहता है कि हमारी तरफ की जो मछली है वो ये लोग पकड़ के ले जाते हैं, हमारी तरफ की मछलियाँ खत्म हो रही हैं। ऐसा यहाँ पर श्रीलंका का स्टेटमेंट आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इशू रहता है दोनों के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बता देता हूँ। क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? मान लो ये भारत की टेरिटरी है, ये भारत का लैंड है और भारत के लैंड से जो आगे का एरिया होगा, आगे का कितना एरिया होगा, 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा वो भारत की टेरिटरी के अंडर में ही आएगा। और उसके बाद वाला जो एरिया होगा वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर काउंट होगा। मतलब वो बाहर वाली एरिया हो जाएगा, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आएगा। मतलब आप अपनी टेरिटरी को क्रॉस करके इंटरनेशनल वाटर्स में घुस चुके हो। अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये मान लो भारत की बाउंड्री है, भारत की बाउंड्री से आपको आगे तक 200 नॉटिकल माइल्स तक ये जो पानी होगा वो सब इंडिया के कैटेगरी के अंदर है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही है, जितना भी 200 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी एरिया है। लेकिन उसके बाहर का एरिया इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आ जाएगा। तो इस बाउंड्री को क्रॉस करने से मना किया जाता है। और आज के टाइम पर जो ये फिशरमैन है इनको यहाँ पर मना किया जा रहा है कि आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस मत करना, अदरवाइज यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पर इस आर्टिकल में एक और छोटी सी चीज़ है जहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि एक एरिया है यहाँ पर, वो कौन सा है, कच्छातीवु लैंड। ये क्या लैंड है, ये कौन सा आइलैंड है, बेसिकली इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या है, कुछ पुलिस के सोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो कुछ फिशरमैन्स हैं वो लगातार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि आप लोग परमिशन दो इन फिशरमैन को, इंडिया के फिशरमैन को, कि ये लोग यहाँ पर जो कच्छातीवु सी है ये इस एरिया में जाकर फिशिंग कर सके। क्योंकि आज के टाइम पर जो इंडिया वाली टेरिटरी है वहाँ पर भी मछली ज़्यादा है नहीं, तो इनको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ता है। तो आगे जाने की इजाज़त दी जाए, ऐसी मांग इनकी आपको देखने को मिलेगी। जो ये कच्छातीवु है ये अपने आप में एक ऐसी जगह है, एक आइलैंड है, एक ऑफशोर आइलैंड है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन ये आइलैंड एडमिनिस्टर करा जाता है श्रीलंका के द्वारा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आइलैंड भारत का ही हुआ करता था और भारत ने यहाँ पर ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर दे दिया था। क्यों दिया था मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आइलैंड है बेसिकली यहाँ पर कुछ है नहीं, ऐसा आपको कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ये मछुआरे हैं ये अपना नेट वगैरह सुखा लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बोला गया इसके आसपास वाला जो सी है, ठीक है, उसके अंदर फिशिंग करने की परमिशन दी जा सके। तमिलनाडु को जो भी फिशरमैन है इनको परमिशन दी जा सके, ऐसा यहाँ पर तमिलनाडु के लोगों का कहना है। और तमिलनाडु के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहले भी मांग कर रहे थे, जो ये कच्छातीवु आइलैंड है ये यहाँ पर ये हमारा आइलैंड है, इनके द्वारा ये भी बोला गया था। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्या होती है, वापस इसके बारे में चर्चा हो रही है कि उसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पर एक खतरा रहेगा, वही इन्फॉर्मेशन दी गई। अब मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ इस आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड कहाँ पर है, तो ये आइलैंड आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट इसको बोला गया है कच्छातीवु आइलैंड। और ये जो आइलैंड है ये बेसिकली काफ़ी पुराना है और यहाँ पर ये आइलैंड इंडिया की टेरिटरी के पास हुआ करता था, इंडिया के पास हुआ करता था। इंडिया ने यहाँ पर इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई है, क्यों हुई है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लो इसके बारे में।
तो ये मैंने अभी दिखा दिया है, ये आपको पिक्चर मैंने दिखा दिया है। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ इस आइलैंड के बारे में, और इस आइलैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी दे दी है, ठीक है, न्यूज़पेपर के ऊपर। तो ये जो कचहती अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक जगह देखने को मिलेगी, 285 एकड़ की आपको जगह देखने को मिल पाएगी, ठीक है। और लगभग आप कह सकते हो कि एक आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है श्रीलंका और तमिलनाडु के बाउंड्रीज़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, ये जो आइलैंड है आज के टाइम पर श्रीलंका एडमिनिस्टर करता है, श्रीलंका के अंडर में आता है। क्यों? क्योंकि इस आइलैंड को देखो, ये इंडिया के साथ ही आइलैंड हुआ करता था, लगभग 1974 तक इंडिया का ही आइलैंड हुआ करता था। इंडिया ने इसको दे दिया था श्रीलंका को, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया। और आज के टाइम पर तमिलनाडु डिमांड करता है कि हम लोग वापस इस आइलैंड को लें, ठीक है, वापस हम लोग लेंगे इस आइलैंड को, ऐसा तमिलनाडु बार बार यहाँ पर डिमांड करता है। ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ था? देखो, ये आइलैंड क्यों दिया गया श्रीलंका को, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको मालूम होगा उस टाइम पर क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी ने आइलैंड दिया तो उस टाइम पर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था अपना पहला। न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ का दबाव आ रहा था, यूएस और यहाँ पर इन सारी कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था। बाय द वे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भारत ने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसका कोड नेम क्या था, ठीक है। हम लोग हाल ही में डिस्कशन किया है हम लोगों ने, उसका नीचे आप नाम बता सकते हो। तो बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था, तो श्रीलंका हम लोग को सपोर्ट करे, और सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर ये आइलैंड उसको दिया गया। तो इसके बारे में आप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एडिटोरियल पर इसको कवर किया गया है, तो एडिटोरियल पर हम डिस्कस करेंगे। आज का एडिटोरियल वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर उसके बाद एडिटोरियल पर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। और दुनियादारी में सबसे पहला आर्टिकल बात करता है, चाइना ने अपना टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट बता दी है। देखो, इस आर्टिकल के अंदर एक चीज़ फनी यह है, यहाँ पर क्या है, ये जो न्यूज़पेपर है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम क्या मतलब कि आप कह सकते हो एक दूसरे से कह रहे हैं कि हाँ इसने बोला है, इसने बोला है। यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया, ये कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं और वो रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है कि यहाँ पर ये दूसरी रिपोर्ट बताती है, तो वो चीज़ें मेंशन करी गई है। लेकिन आर्टिकल में क्या है इसको समझ लेते हैं। तो चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है, ऐसा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। और ये काफ़ी टाइम पहले ही इसकी टेस्टिंग करी थी। हालांकि यहाँ पर जो इन्होंने टारगेट सेट किया था वो टारगेट हिट नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेस्टिंग हुई है। और टेस्टिंग होना अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया था। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि चाइना की जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है कहीं ना कहीं यूएस को एक तरीके से टैकल करने वाली है, यूएस के न्यूक्लियर सिस्टम को टैकल करने वाली है। और ऑब्वियसली आज के टाइम पर यही दो सबसे टॉप की इकोनॉमी देखने को मिलेंगी जो कि आज के टाइम पर अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। चाइना के पास ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी हद तक अपना डिफेंस सेक्टर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी आप देख पाओगे आज के टाइम पर चाइना ने डेवलप कर लिया है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, ग्लाइड व्हीकल्स। और अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना के पास थोड़ी सी और पावर आ चुकी है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये खतरा कंसर्न देखने को मिलेगा यूएस के लिए भी, क्योंकि यूएस को यहाँ पर ये चाइना पूरी तरह से टैकल कर रहा है इस मिसाइल के थ्रू। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है आप तो ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा आर्टिकल है। ईरान जो है रिज्यूम करने वाला है न्यूक्लियर टॉक को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है एमपी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईरान आज के टाइम पर पूरा फोकस कर रहा है कि हम लोग रिज्यूम कर सकें किसको, न्यूक्लियर टॉक को। देखो, अपने आप में ईरान के बीच में ये जो न्यूक्लियर डील है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ईरान क्यों चर्चा में रहता है और ईरान एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक ही कारण की वजह से, न्यूक्लियर डील की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम होगा हाल ही में ईरान के अंदर इलेक्शन वगैरह भी हुए, जो वहाँ के लीडर थे वो चेंज हो चुके हैं, इब्राहिम रईसी आज के टाइम पर नए लीडर बन चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होगी। लेकिन अब बात करते हैं न्यूक्लियर डील के बारे में। ईरान और बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई थी, उसको हम लोग न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, JCPOA भी बोलते हैं, ठीक है, P5+1B डील भी बोलते हैं। तो तीनों नाम इसी के हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये जॉइंट कॉम्प्रेसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसको JCPOA बोलते हैं। ये डील हुई थी 2015 में। अब ये डील क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, ईरान के अंदर ना जो यूरेनियम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम का एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा, यूरेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर ईरान क्या कर रहा था, ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा था। अब यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकते हैं, ठीक है। यूरेनियम से क्या बनाया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ईरान क्या कर रहा था, यूरेनियम का एनरिचमेंट ही कर रहा था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये डील लाई गई थी। तो बराक ओबामा साहब के द्वारा यहाँ पर डील लाई गई। इन्होंने यहाँ पर बोला कि ईरान ये यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। ईरान ने बोला क्यों,
तो यहाँ पर इन्होंने बोला यूएस ने, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग नहीं करोगे यूरेनियम का एनरिचमेंट, इससे काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलेगा। ईरान ने बोला चलो ठीक है, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। यूएस ने बोला हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे, जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं पुराने वो सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे और आपकी इकोनॉमी रिकवर करने लगेगी, काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करने लगोगे। ईरान ने बोला चलो सही है, हमने यहाँ पर ये डील को मान लिया और फिर उसके बाद ये डील करी गई और इस डील में यहाँ पर P5+1 कंट्रीज आ गई। P5+1 के अंदर परमानेंट 5 कंट्रीज, परमानेंट 5 कौन कौन सी हैं, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, ये आपको परमानेंट 5 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। मतलब यूएसए भी आपको देखने को मिलेगा। जो जर्मनी है वो +1 के अंदर, जो +1 है ना उसके अंदर जर्मनी आता है। तो इन कंट्रीज ने मिलकर डील करी कि इसके साथ, ईरान के साथ, कि ईरान अब यहाँ पर ये यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा और ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस है वो हटा दिए जाएंगे। ईरान रेडी हो गया, ईरान ने ये डील कर ली। डील बढ़ती है आगे, समय चलता रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम लोग भी अच्छे चल रहे थे, हम लोग भी ईरान से तेल वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हम लोग भी अपना पोर्ट वगैरह डेवलप कर रहे थे ईरान के अंदर। लेकिन होता क्या है, फिर उसके बाद आता है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक नया एज अ न्यू प्रेसिडेंट आते हैं यूएस की, और डोनाल्ड ट्रंप फटाफट जैसे ही आते हैं वैसे ही अमेरिका को इस ईरान न्यूक्लियर डील से निकाल लेते हैं बाहर। इन्होंने बोला कोई डील वील नहीं होगी, यूएसए यहाँ से बाहर निकलता है और ईरान के ऊपर फटाफट बहुत सारे सैंक्शंस लग जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया को भी मना कर दिया जाता है, इंडिया ईरान से तेल इंपोर्ट नहीं करता है। आपको मालूम होगा आज तक हमारे जो रिलेशंस थोड़े बहुत डिस्प्यूट में रहे हैं वो भी यहाँ पर इसी चीज़ की वजह से रहे। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे यहाँ क्राइसिस देखने को मिला पेट्रोल का, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, सैंक्शंस वगैरह ईरान के ऊपर वापस से लगा दिए गए थे। और फिर क्या हुआ, ये टाइम चलता रहा, चलता रहा, अभी तक यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील प्रॉपरली फिर से फॉलो नहीं हो पाई है। प्लस फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी गए, जो बाइडन का एक तरीके से नया इलेक्शन हो चुका, फिर जो बाइडन इलेक्ट होकर आ गए थे एज अ न्यू प्रेसिडेंट। आज के टाइम पर ये पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं कि ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील होनी चाहिए। अभी काफ़ी लंबे समय से फोकस किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा भी हुई थी इसके बारे में कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर डील होनी चाहिए, वीना के अंदर चर्चा हो रही थी, तो वो बिल्कुल प्रॉपरली हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि ईरान के अंदर फिर इलेक्शन आ गए, इस वजह से ईरान यहाँ पर उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाया। नाउ अब फाइनली ईरान ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर इस न्यूक्लियर डील के ऊपर काम करने वाले हैं। इस न्यूक्लियर डील के ऊपर वापस से हम लोग ये एक तरीके से अपनी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, इस न्यूक्लियर डील को रिज्यूम करेंगे। तो इससे काफ़ी कुछ राहत देखने को मिलेगा। भारत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत सारी जगह पर हम लोग को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, ये हम लोग आगे देख पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज मंडे है, मंडे में यहाँ पर इकोनॉमी का सेक्शन आता नहीं है, तो यहाँ पर ये आप स्किप कर सकते हो। और उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आता है। देखो यार, स्पोर्ट्स डेली बेसिस पर कवर करना बिल्कुल बेकार है। स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी नहीं। हाँ, जो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है अवार्ड्स की कैटेगरीज, क्या किसी ने कोई यहाँ पर विनिंग करी है, वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे। देखो आज के टाइम पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्रिकेट के बारे में चर्चा हो रही है, सारे स्टेटमेंट के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आईपीएल अभी यहाँ पे हाल ही में जो है सीएसके जीता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आप ये देख पाओगे, यहाँ पर क्या है, इस आर्टिकल में देखो वापस से कप के बारे में चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार के आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर आर्टिकल हमारे काम के नहीं है, तो ज़्यादा फोकस मत रखना अभी भी। तो ऐसा यहाँ पर मैं बिल्कुल बोलूँगा, जो मेन आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर ही फोकस रखना, डेली बेसिस पर सारे स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात करी गई है, चाइना ने एक तरीके से डिफेंड किया था, बीट किया था जापान को, और उसके बाद यहाँ पर ऊबर फाइनल कप में चाइना जीता। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया ऊबर फाइनल कप के बाद आज के टाइम पर जो थॉमस कप था, थॉमस कप के अंदर इंडोनेशिया जीत चुका है। इंडोनेशिया थॉमस कप को ले गया और साल 2002 के बाद से अभी यहाँ पर इंडोनेशिया ने इस थॉमस कप को जीता है। तो उसके बारे में यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप कंट्री का नाम ध्यान रख सकते हो, थॉमस कप का नाम ध्यान रख सकते हो, छोड़ो इसको। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को, जो कि हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एडिटोरियल के अंदर आज हमारे 4 एडिटोरियल जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे आज के टाइम पर टर्की जो है वापस से ओटोमन एम्पायर के जो फुटप्रिंट है उस पर चल रहा है। जैसे जैसे ओटोमन एम्पायर चलता था, ठीक है, वैसे चल रहा है। ओटोमन एम्पायर क्या था इसके बारे में आपको बताऊंगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग इसके बारे में क्लियर कर पाओगे। आज के टाइम पर टर्की क्या कर रहा है इस ओटोमन एम्पायर को देखते हुए, इसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का रोल नहीं है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। उसका एक आर्टिकल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में चर्चा हो रही है, इसका रिगार्डिंग नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे यहाँ पर। आज के टाइम पर ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑथर ने दी है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, सर सैयद अहमद खान के बारे में डिस्कशन किया गया। सर सैयद अहमद खान के जो आइडियाज़ थे वो अपने आप में ब्रिलियंट आइडियाज़ थे। उन्होंने यूनिटी के ऊपर फोकस किया, एडुकेशन के ऊपर फोकस किया, नेशनल इंटीग्रेशन
डिस्कशन के ऊपर फोकस किया और इन्होंने बोला कि आज के टाइम पर ये चीज़ें अभी भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। कैसे होगा आगे हम जानेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में चर्चा हो रही है कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी एरिया के लिए ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं वो अमेंडमेंट बिल काफ़ी अच्छा है और ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक डेटा पॉइंट है हमारे पास, डेटा पॉइंट में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में चर्चा हो रही है जिसके बारे में आपको मालूम है। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या है आपको इसके बारे में जानने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले आर्टिकल को पहले कवर करते हैं, लंबा चौड़ा आर्टिकल है। यहाँ पर हमें पहले कवर करना होगा हाल ही में जो ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 वाली, इसको मैं आपको इस रिपोर्ट के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, क्या प्रॉब्लम्स है सब कुछ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है फिर उसका हम लोग कुछ ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मतलब एडिटोरियल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, क्रक्स एग्जाम देखने वाले हैं। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया की रैंक काफ़ी बुरी आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 101 देखने को मिली है और ये कितनी कंट्रीज के अंदर मिली है? 116 कंट्रीज में से भारत की रैंक है 101, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये 2021 की रैंकिंग है, 2020 की रैंकिंग में भारत की रैंक 94 थी, मतलब पहले भी काफ़ी बुरी थी, आज के टाइम पर भी काफ़ी बुरी ही रैंक है। वर्स्ट कंडीशन में आप लोग देख पाओगे, बिल्कुल बॉटम में आपको भारत की रैंक देखने को मिलेगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन तो यह है, देखो प्रीलिम्स में ही बन सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है, कौन लाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो जॉइंटली पब्लिश की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्फे के द्वारा। तो इसके बारे में ध्यान रखनी है, दोनों बॉडीज़ यहाँ पर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को पब्लिश करती है, लेकिन ये बॉडीज़ अपने आप डेटा कलेक्ट नहीं करती हैं, ये दूसरी बॉडी के डेटा कलेक्शन को उठाकर उसको एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती हैं। इसको आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सबसे पहली बार प्रोड्यूस किया गया था साल 2006 में और इसको हर अक्टूबर में पब्लिश किया जाता है। अभी 2021 वाला जो एडिशन था वो था 16वां एडिशन। इसका मेन मकसद होता है कि दुनिया भर में हमारे पास एक डेटा हो हंगर को लेकर, भुखमरी को लेकर, और उसको हम लोग प्रॉपरली ट्रैक कर सकें, इसका मेन मकसद रहता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर कैलकुलेशन किया जाता है 4 इंडिकेटर्स का। देखो इस पूरे इंडेक्स में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। हंगर इंडेक्स नाम से समझ में आ रहा होगा, भुखमरी को ट्रैक किया जाता है। तो 4 प्रकार की चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? पहला है अंडर नॉरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और उसके बाद है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर आपको चारों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आर्टिकल में इन चारों के बारे में मेंशन किया गया है। अंडर नोरिशमेंट की अगर हम बात करें तो अंडर नोरिशमेंट में क्या होता है कि लोगों के पास एक इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक मिलता है, मतलब कि लोगों को प्रॉपरली कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं। लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि मान लो आज के टाइम पर कोई व्यक्ति है, उसको रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पर 2000 कैलोरीज, उसको 2000 कैलोरीज खानी है। अगर उसको मिल रही है 800 कैलोरीज, 900 कैलोरीज, तो डेफिनेटली वो अंडर नॉरिशमेंट की कंडीशन में, उसकी बॉडी ही नॉरिश नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर वो अंडर नॉरिशमेंट की कंडीशन में आएगा। तो ध्यान रखना, कैलोरी इंटेक कम होगा तो वो अंडर नॉरिशमेंट है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है चाइल्ड वेस्टिंग का। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है, एक ऐसा बच्चा जिसकी 5 साल से कम उम्र है, ठीक है। अब 5 साल से कम उम्र होने के साथ साथ उसका वजन बहुत कम है, वजन के साथ साथ उसकी हाइट बहुत कम है, तो वो कहलाती है कंडीशन चाइल्ड वेस्टिंग की। और उसको वो कंडीशन कब होती है? वो कंडीशन तब होती है जब अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन पॉसिबल हो, मतलब कि बच्चे को अच्छा सा खाना नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशियस एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली उसका वजन भी कम हो जाएगा और उसकी हाइट की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। वो कंडीशन होती है चाइल्ड वेस्टिंग की। अब चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? देखो ये डेफिनेशन सही से समझ लेना क्योंकि आगे इसके बारे में चर्चा की गई है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? तो चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर यहाँ पर बोला गया कुछ बच्चे यानी 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिनकी हाइट बहुत कम होती है वो चाइल्ड स्टंटिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो भी अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर भी आप कह सकते हो बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता, मल्टीविटामिन्स वगैरह नहीं हो पा रहे हैं उसके अंदर, या फिर उसके अंदर प्रोटीन इंटेक सही नहीं है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बच्चे की जो हाइट है वो रुक जाती है। फिर उसका चौथा कॉन्सेप्ट होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की डेथ हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन चारों चीज़ों को कवर किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे स्कोरिंग की। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर ये इंडेक्स स्कोर प्रोवाइड करवाता है। स्कोर मतलब यहाँ पर 100 तक के स्कोर होते हैं। मान लो किसी का अगर 100 स्कोर है तो मतलब उसकी बहुत बुरी कंडीशन है, किसी का 1 स्कोर है तो मतलब वो बढ़िया है, मतलब रैंकिंग वाला हिसाब है। किसी की फर्स्ट रैंक है तो वो बढ़िया कंट्री चल रही है, किसी की 100 रैंक है तो वहाँ पर वो काफ़ी बुरी कंडीशन में है, तो वही मतलब रैंकिंग का हिसाब है। ओके,
अब बात करते हैं डेटा कलेक्शन की। जैसे मैंने आपको बताया, दो बॉडीज मिलकर यहाँ पर ये तैयार करती हैं पूरा का पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वो दो बॉडीज कौन कौन सी हैं? एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वर्ल्ड हंगर हेल्वे। लेकिन क्या करती हैं, ये भी काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करती हैं अलग अलग बॉडीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया। देखो, जो अंडर नॉरिशमेंट वाला डेटा है, मैंने अभी आपको 4 कैटेगरीज बताई थी: अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और एक बताया था मैंने आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर ये जो चारों का डेटा है अलग अलग बॉडीज़ के थ्रू पब्लिश किया जाता है। अंडर नॉरिशमेंट का डेटा प्रोवाइड करती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग का डेटा लाता है यूनिसेफ के थ्रू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो आप लोग देख पाओगे ये सारा जो डेटा है ये अलग अलग बॉडीज़ लाई हैं, लेकिन इन बॉडीज़ का जो डेटा है इसको लेकर उसको कलेक्ट कर उसका एनालिसिस करने के बाद जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और वेस्ट हंगर हेल्थ है वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं भारत का क्या सिनेरियो है इसके अंदर। तो देखो, लगभग साल 2000 से अगर हम बात करें, भारत ने थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी है। ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ग्रोथ ही नहीं हुई है, तो डेफिनेटली भारत के अंदर काफ़ी हद तक ग्रोथ भी देखी गई है, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें क्या ग्रोथ ही हुई है, तो ऐसा नहीं है। कंसर्न वाली बातें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आपकी रैंक आप देख पाओगे 101 रैंक है। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज हम लोगों से आगे निकल चुकी हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज आगे निकल चुकी हैं। तो रैंकिंग तो बुरी है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले 20 सालों के अंदर, तो काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया के अंदर, खासकर हंगर वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की जो रैंक है साल 2000 में 38 पॉइंट्स के आसपास हुआ करती थी, लेकिन साल 2021 के अंदर वही रैंक 27.5 के आसपास है। मतलब कि आप कह सकते हो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आप ये कहना चाहो कि इंडिया के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, भले ही रैंकिंग कोई भी हो, लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ है, ये भी आप लोग को देखना होगा, इसके बारे में ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया, अगर हम बात करें चाइल्ड स्टंटिंग की, देखो चाइल्ड स्टंटिंग भी कम हुई है। मतलब जो बच्चों की पहले हाइट नहीं बढ़ रही थी वो भी कम हुआ है, वो भी डिक्रीज हुआ है। लेकिन चाइल्ड वेस्टिंग का रेट बढ़ा है। हाँ, ये आपको देखने को मिलेगा, चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ा है। मतलब कि बच्चों की हाइट भी रुकी है, प्लस उसके बाद यहाँ पर बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी वेट भी लॉस हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आप देख पाओगे। तो भारत के अंदर चाइल्ड वेस्टिंग डेफिनेटली बड़ी है, ऐसा आप लोग कह सकते हो, ये इस इंडेक्स रिपोर्ट ने बताया है। फिर उसके बाद बोला भारत की रैंक में डिफरेंस ये देखने को मिला कि भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो आगे निकल गई हैं। जैसे कि पाकिस्तान की रैंक 92 है, नेपाल की, बांग्लादेश की 76, श्रीलंका की 65 और भारत की क्या है, भारत की आपको देखने को मिलेगी 101, यानी 101 रैंक है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है इस इंडेक्स को देखते हुए, हमारी सरकार क्या बोलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सरकार ये बोलती है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करती है, इसकी निंदा करती है, कहती है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बॉडी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करती है, उन बॉडी ने जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उन बॉडी ने डेटा कलेक्ट किया है दूसरी बॉडी से लेकर और प्रॉपरली उसका एनालिसिस किया नहीं है। अनसाइंटिफिक यहाँ पर मेथड तरीके से देखने को मिला है। प्लस यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से जैसा डेटा एनालिसिस होना चाहिए वो डेटा एनालिसिस है नहीं, सही मेथड इस्तेमाल किया नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पर बोला गया, सरकार कह रही है कि ये डेटा बिल्कुल अनसाइंटिफिक है और इसकी वजह से इंडिया की रैंक बुरी आई है। ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद बोला गया, यहाँ पर ऑथर समझा रहे हैं कि देखो आज के टाइम पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या है। देखो दिक्कत वाली बात यह है कि आज के टाइम पर बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं, मान लो केरला वाला, तमिलनाडु वाला एरिया ऐसा है, वो कैलोरी डेफिशिएंट के अंदर काउंट होता है, मतलब न्यूट्रिशन के अंदर नहीं। मतलब उनको खाना तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन खाना कम मिल रहा है। ठीक है, खाना तो अच्छा मिल रहा है लेकिन खाना कम मिल रहा है, लेकिन तो वो आप कह सकते हो डेफिनेटली वो कैलोरी इनटेक की जो डेफिशिएंट कैटेगरी है उसके अंदर आएगा, उनको अच्छी कैलोरी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिल पाएगी। अगर यहाँ पर खाना, वही अच्छा खाना थोड़ा सा और ज़्यादा मिल जाता तो वही बंदा एक अच्छी कैटेगरी के अंदर आ जाता, तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी देखने को मिलती, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे आते हैं जहाँ पर खाना भी कम मिल रहा है, प्लस न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, बेकार एक टाइम का कुछ भी मिल गया वही खा लिया, तो खाना भी बेकार मिलता है। तो आप देख पाओगे वो कंडीशन नहीं थी यहाँ पर। लेकिन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर कैलोरी इंटेक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ होने की वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी कुछ लो लेवल पर पहुँच चुका है, इकोनॉमी यहाँ की लो लेवल पर पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर बोला गया कहीं ना कहीं ये जो मैथडोलॉजी है जिसके थ्रू यहाँ पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स लाया गया है
वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ऐसा ये ऑथर भी कह रहे हैं। उसके बाद ऑथर का कहना है देखो इंडिया की रिलेटिवली बेटर पोजीशन है, आप कह सकते हो इंडिया की डेफिनेटली जो पोजीशन है वो एक तरीके से बिल्कुल बेकार है, मतलब 101 पोजीशन है, चाहे वो रैंकिंग कहीं पे भी हो, लेकिन फिर भी इंडिया ने थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रोथ पाई है पिछले कुछ सालों के अंदर। कंपेयर करोगे आप अगर इंडिया के चाइल्ड मोर्टेलिटी को, मतलब जो 5 साल से कम उम्र में बच्चों की डेथ हो जाती है, वो इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक कम हुआ है। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो आज के टाइम पर अफ्रीकन कंट्री से भी कम हो चुका है, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। तो लो रैंकिंग डज नॉट मीन दैट इंडिया फेयर्स यूनिफॉर्मली पुअर इन एवरी एस्पेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है कि लो रैंकिंग का मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया हर एक कैटेगरी के अंदर पुअर परफॉर्म कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर रैंकिंग का लाना ज़रूरी था, रैंकिंग ने हम लोग को ये बताया कि हमें किस किस चीज़ के ऊपर काम करना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग अपनी नई नई पॉलिसीज ला सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। बीच में यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग को लेकर इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितनी कितनी है वो मैंने आप लोग को अभी समझा दिया है। ओके, तो इस आर्टिकल के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके पास एक प्रॉपर आंसर राइटिंग तैयार होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं कि आप सोच के लिख सको, तो आंसर राइटिंग मैंने आपको तैयार करके दे दी है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये पासपोर्ट पावर के बारे में चर्चा हो रही है, ये डेटा पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो हाल ही में क्या हुआ है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 आया है। अब इस इंडेक्स के बारे में मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सारे नोट्स के फॉर्म में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। ये इंडेक्स 2021 आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो अभी इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 90। अभी हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कवर किया, वहाँ पर रैंक है भारत की 101, और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 90 रैंक है। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ये बताता है कौन से कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है, ठीक है। ये रैंकिंग देता है अलग अलग। यहाँ पर हम समझेंगे कि अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है। पहले तो आपको इस इंडेक्स के बारे में समझना होगा, जैसे हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में समझा था। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक तरीके से यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये ओरिजिनल रैंकिंग देता है दुनिया भर के पासपोर्ट्स के, दुनिया भर के जो भी पासपोर्ट्स हैं उनकी एक रैंकिंग तैयार करता है। और इसमें यहाँ पर बोला जाता है जो एक पावरफुल पासपोर्ट होगा उसका मतलब ये है, मान लो एक व्यक्ति यह है, ठीक है, इसके पास यहाँ पर जापान हो गया, जैसे जापान आज के टाइम पर टॉप पर है, जापान का जो पासपोर्ट है इस व्यक्ति के पास यहाँ पर ये जापान का पासपोर्ट है, तो ये व्यक्ति क्या कर सकता है, बिना किसी प्रायर वीज़ा के, बिना किसी वीज़ा के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो व्यक्ति मतलब बिना किसी वीज़ा के और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सके, तो वो जो जिस कंट्री का पासपोर्ट उसके पास है वो पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस व्यक्ति के पास जापान का पासपोर्ट है और ये लगभग 150 प्लस कंट्री में ट्रैवल कर सकता है बिना किसी वीज़ा के, तो मतलब जापान का पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली यहाँ पर वीज़ा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अराइवल वीज़ा ले सकते हो, तो यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है बिना किसी वीज़ा के आप लोग ट्रैवल कर सकते हो किसी पासपोर्ट के बेसिस पर, तो वो पासपोर्ट काफ़ी हद तक पावरफुल कैटेगरी के अंदर आता है। नाउ हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स को क्रिएट किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन एच क्लेन के द्वारा, इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर ये रैंकिंग तैयार करते हैं और जो भी डेटा लेकर आते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, क्योंकि सारा डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेकर आया जाता है। देखो इस रैंकिंग को लॉन्च किया गया था साल 2016 में, इसके अंदर 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो जापान और सिंगापुर दोनों ने टॉप किया है। जापान और सिंगापुर के जो पासपोर्ट हैं वो मोस्ट पावरफुल कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वो 192 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकता है बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी प्रायर वीज़ा के 192 कंट्री के अंदर ट्रैवल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस वजह से यहाँ पर ये कंट्रीज टॉप पर आती हैं। इसके बाद साउथ कोरिया, जर्मनी भी टॉप में आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। अगर हम बात करें जापान लगातार तीसरा एकदम लगातार कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब टॉप कर रहा है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, चलो हमने टॉपर के बारे में पढ़ लिया, अब ये बॉटमर कौन है? जो बॉटम में जो आता है, बॉटम में आता है अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, येमेन, ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी जो कि लीस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं। इंडिया कहाँ पे आता है? तो इंडिया की पोजीशन 90th है। अगर आप कहोगे पिछले साल क्या थी, तो इंडिया की पोजीशन पिछले साल थोड़ी सी ज़्यादा थी, पिछले साल से कम हुई अब की बार। पिछले साल 85 थी इंडिया की पोजीशन, अब की बार 90 हुई है, मतलब इंडिया भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगर हम बात करें, अगर इंडिया का पासपोर्ट किसी व्यक्ति के पास हो तो वो कितनी कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है? 58 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकता है। वहाँ पर जाकर अराइवल वीज़ा आपको चाहिए होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद लगभग 90th पोजीशन पर इंडिया के साथ साथ दो कंट्रीज़ और हैं, तजिकिस्तान और बुर्किना फासो भी इंडिया के साथ ही है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। इंडिया की रैंक साल 2021 में 85 थी, मैंने आपको बताया, साल 2020 में 84 थी और साल 2019 में 82 थी, 82nd आप कह सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जापान, सिंगापुर टॉप पर, उसके बाद जर्मनी, कोरिया, साउथ कोरिया, इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया 90 रैंक पर भारत देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ भारत के साथ बुर्किना फासो और तजिकिस्तान देखने को मिलेगा। ये मैंने आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। पावरिंग द एनर्जी सेक्टर करके ये आर्टिकल है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो अभी लाया गया है साल 2021 वाला, ये एक गेम चेंजर हो सकता है हमारे बिजली विभाग के अंदर। वो कैसे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी आज के टाइम पर एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है, आज के टाइम पर हमारा देश पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कंपनी अलग होती है। ध्यान रखना, कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो कंपनी अलग होती है, प्लस उस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की कंपनी अलग होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है और जनरेटर अलग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये बिल है, बेसिकली ये काफ़ी हद तक पावर देगा बहुत सारी डिस्कॉम्स को। देखो होता क्या है, मैं आपको टू द पॉइंट बात करता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ। आज के टाइम पर होता क्या है, आज के टाइम पर बहुत सारी हमारे पास जो एक तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स होता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो कि आपके घर तक बिजली को पहुंचाती हैं। ठीक है, अब ये जो आज के टाइम पर डिस्कॉम्स हैं, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। कभी इनके पास बहुत सारा ड्यू है, इनको बहुत सारा पैसा पे करना है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है, और मतलब बहुत सारी लॉसेस इनके बहुत सारे हैं। ठीक है, लोन बहुत सारा है। तो ये दिक्कतें रिजॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अब इस अमेंडमेंट की वजह से बोला गया एक गेम चेंजर है, यह हमारे इलेक्ट्रिसिटी को सुधार सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकता है ना। यहाँ पर ये जो बिल है ये गेम चेंजर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बिल के अंदर क्या क्या बोला गया, देखो बिल के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। पहला पॉइंट बोला गया कि जो भी डिस्पावर्स होंगे, जो भी डिस्कॉम्स होंगे, यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपके घर तक पहुँचाती है, उनको डी लाइसेंस किया जाएगा। मतलब कि अलग अलग कंपनीज होंगी। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस होगी, पहले एक ही हुआ करता था, अब आपके पास चॉइस होने वाली है कि आप लोग जिस भी कंपनी के पास जाकर इलेक्ट्रिसिटी जिससे भी लेना चाहो वो आप ले सकते हो। तो दिस विल प्रोवाइड द कंज्यूमर विद एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग द सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आप जिस भी सर्विस प्रोवाइडर को चाहते हो कि हाँ मुझे इस कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी लेना है, ये ज़्यादा अच्छी देती है, नहीं ये अच्छी नहीं देती, ये दूसरी वाली अच्छी देती है, तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, वहाँ पर उससे आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हो। ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया क्या है, देखो यहाँ पर इसके साथ साथ बोला गया जैसे आप लोग अपने टेलीकॉम्स प्रोवाइडर चेंज करते रहते हो, मोबाइल की अलग अलग कंपनीज देखने को मिलती हैं, सिम की अलग अलग कंपनीज देखने को मिलती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी अलग अलग डिस्कॉम कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया। अब क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, प्लस जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको भी फ़ायदा होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ये डेवलप हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इससे क्या होगा, डिस्कॉम कंपनी के पास काफ़ी और चॉइसेस आ जाएंगी। आज के टाइम पर ना इनके पास इतना ड्यू है, इनको इतना पैसा पे करना है, काफ़ी सारा पैसा इनके ऊपर उधार देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज़ ये बोली गई थी कि आप कंज्यूमर्स को चॉइस मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये डिस्कॉम कंपनीज हैं, इनके पास एक तरीके से बहुत सारी दिक्कतें इनको देखने को मिलती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिचुएशन हो गया या क्रॉस सब्सिडी वाली सिचुएशन हो गई, इन सबको रिजॉल्व करा जाएगा इस बिल के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बिल है, इसके अंदर ये भी बोला गया है कि मान लो यहाँ पर ये कंपनी है ए और ये कंपनी है बी, ये लोग दूसरी कंपनी से खरीदते हैं। मान लो यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरी कंपनी है, इसको मैं डी लिख देता हूँ। ये डी कंपनी क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, और ये क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये डिस्कॉम्स क्या करेंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को खरीदेंगी। खरीदने के बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं आपके घर तक पहुँचाती हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब क्या होता है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, कोयले का इस्तेमाल होकर जनरेट करी जा रही है, एक तरीके से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके जनरेट किया जा रहा है, इससे पोल्यूशन वगैरह भी बहुत हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर आपको रिन्यूएबल एनर्जी भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि आप फॉसिल फ्यूल से खरीद सकते हो, मतलब जो डिस्कॉम कंपनीज हैं ये एक तरीके से ये वाली इलेक्ट्रिसिटी को तो खरीदेंगे, लेकिन इनके ऊपर मैंडेटरी ये है, इनके ऊपर कंपलसरी ये करा गया कि आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी को भी खरीदोगे, ताकि रिन्यूएबल जो सेक्टर है हमारा वो ग्रो होता रहे। तो इनको बोला गया कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को भी खरीदोगे, और रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदने के बाद आप यहाँ पर घरों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर, तो ये चीज़ आप लोग को मेंशन देखने को मिलेंगी। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर दिक्कत रहती है टैरिफ की। जो टैरिफ वाली सिचुएशन है उसको और रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब आपको वो टैरिफ वाली सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पर होता क्या है कि जो सरकार है वो डिस्कॉम कंपनीज़ के ऊपर सेट करती है कि हाँ इनको इतना रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, इतने रुपए में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करनी होगी, ठीक है। तो वो टैरिफ यहाँ पर एक सेट किया जाता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, मान लो ये जो कंपनीज़ हैं ये दूसरी कंपनीज है जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी खरीद रही हैं उनसे काफ़ी हाई रेट में खरीद रही हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो कभी कभी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से तो रेट बढ़ गया लेकिन डिस्कॉम कंपनी के पास ये रेट फिक्स रहता है जो सरकार फिक्स करती है। तो ये कुछ इशू है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर टैरिफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है टैरिफ को लेकर इसको थोड़ा सा वापस से सही करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर बोला गया, प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फोकस ये किया गया है कि जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी भी परचेज करनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी को भी खरीदना होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो ग्रो होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोली गई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो भी केसेस होते हैं वो केसेस इसी ट्रिब्यूनल के अंदर उन केसेस की सुनवाई होती है। तो इसके अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट रेगुलेटर को हायर किया जाएगा और वो लोग क्या करेंगे, जो लंबे लंबे पेंडिंग इशूज़ हैं उनको फटाफट रिजॉल्व करने वाले हैं, ये बोला गया इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो कंपनीज़ के लॉसेस हैं उन लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट करेगी कि इनकी जो कंपनीज़ हैं इनकी लॉसेस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, मतलब लॉसेस को कम किया जाए, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये बिल है, यह बिल एक तरीके से इन डिस्कॉम कंपनीज़ को कंपलसरी एक तरीके से मैंडेटरी कर देता है कि यहाँ पर इनको जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी खरीदना होगा। अगर ये डिस्कॉम कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं खरीदेंगी तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो मतलब इनको रिन्यूएबल एनर्जी को भी खरीदना होगा। इससे यहाँ पर बताया गया कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बताई गई हैं। ये जो बिल है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप देखने को मिलेगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को काफ़ी हद तक इंप्रूव करेगा, लेकिन उनकी जो परचेसिंग पावर है उसको बढ़ाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन करा गया है कि हमें टैरिफ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ी सी और चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आने वाला है। ओके, तो ये छोटे सा आर्टिकल आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, द फाउंडर ऑफ मिनी इंडिया, यानी कि मिनी इंडिया के जो फाउंडर हैं, मिनी इंडिया किसको बोला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बोला गया है। तो उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, सर सैयद अहमद खान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट से, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, इस वजह से इसको मिनी इंडिया बोला जाता है। तो सर सैयद अहमद खान अपने आप में एक सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रह चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर रह चुके हैं। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लगभग आप कह सकते हो 100 साल पूरे किए हैं 17 अक्टूबर को। तो इसके अवसर पर यहाँ पर काफ़ी हद तक ये आर्टिकल के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की गई है। आपको मालूम होगा हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रोल ऑफ एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर हम लोगों ने देखा है, देखो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, लोगों के अंदर एकता के लिए, प्लस लोगों के अंदर एक अच्छी सोच के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। वो आज के टाइम पर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी करेगी। लेकिन यही सोच बिल्कुल सर सैयद अहमद खान की थी। तो यहाँ पर इन्होंने भी बिल्कुल फोकस किया है एजुकेशन के ऊपर। इनका खुद का कहना था कि एजुकेशन ही एक टूल है जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन हमें लेकर दे सकती है। तो यहाँ पर बोला गया कि देखो आज के टाइम पर हम लोग को फोकस करना चाहिए अपने सिस्टम में, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमारे लोगों को एडुकेट करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, ताकि वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा गहराई से चीज़ों को सोच सकें, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स, कॉलोनियल हिस्ट्री, इन्होंने सबने क्रिटिसाइज़ किया सर सैयद अहमद खान के स्टेटमेंट को कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो क्रिटिसिज्म देखने को मिला। लेकिन सर सैयद अहमद खान अपने स्टेटमेंट पर डटे रहे। इन्होंने बोला एजुकेशन है एक बहुत कंपलसरी रोल आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन हम लोग इसको एक तरीके से बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर नहीं सकते हैं। हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के लिए एजुकेशन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर समझेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से वो एनालाइज कर पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया, सर सैयद अहमद खान ने यहाँ पर एक तरीके से इंडियंस को बोला कि इंडियंस को इनवाइट किया कि आपस में मिलकर ये लोग एक तरीके से इलिटरेसी, जो अनपढ़पना देखने को मिलता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ख़त्म करें, उसको इलिटरेसी को ख़त्म करें। प्लस यहाँ पर सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में भी काफ़ी कुछ ग्रो किया है। आप कह सकते हो कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में प्रोग्रेस का एक रीज़न आपको ये भी देखने को मिलेंगे। हमेशा से यूनिटी की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी की यहाँ पर इन्होंने बात की है, ठीक है। बहुत सारे आपको एक तरीके से
लगभग आप कह सकते हो कि एरियाज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पर मुस्लिम्स और हिंदू साथ में रहे वहाँ पर एरिया में। लेकिन क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स से सब कुछ करा धराया किसका है, सब कुछ करा धराया ब्रिटिशर्स का ही है, जिन्होंने यहाँ पर एक तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाने के बाद यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स के बीच में दरार पैदा करी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान का कहना यह है कि देखो इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी करके एक स्पीच भी दी थी। अपनी स्पीच के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में मेंशन किया है 1883 में। ठीक है, इन्होंने बोला इंडिया एक ब्राइड है। ठीक है, इंडिया एक ब्राइड की तरह है जिसकी दो सुंदर सी आंखें हैं। हिंदू मुस्लिम्स यहाँ पर ये आंखें आपको देखने को मिलेंगी। इस चीज़ से यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ों को बताया है। उसके बाद इन्होंने इंटरफेथ को लेकर भी चर्चा की गई है, मतलब कि यूनिटी के ऊपर अगेन चर्चा की है इन्होंने। यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर सैयद अहमद खान ने, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी के ऊपर काफ़ी बड़ी चर्चा की। और यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो कि सर सैयद अहमद खान ने अपना जो भी एक तरीके से बहुत सारे एरियाज थे, बहुत सारे कॉलेजेस थे, एक तरीके से आप कह सकते हो एमओ कॉलेज है जिसके बारे में बात होती है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एमओ कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोगों को हायर किया था। यहाँ पर 22 मेंबर थे जिसमें से 9 हिंदूज थे। यहाँ पे बोला गया क्योंकि ये लोग ये विश्वास करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर, इस वजह से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखा गया है। उसके बाद आज के टाइम पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसको पूरे 100 साल हो चुके हैं और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नेशन बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आज के टाइम पर दुनिया भर से लोग आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने। और हमारे जो एक तरीके से भारत के बहुत सारे स्टेट्स हैं, लगभग 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो लोग हैं वो सब यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। और इसी वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेलिब्रेशन किया था साल 2020 में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बोला था मिनी इंडिया, एक छोटा सा इंडिया है ये यहाँ पर बोला गया। तो ऑथर क्या कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वही सोच रख रहे हैं, एडुकेशन के ऊपर बहुत फोकस रख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करके यहाँ पर फोकस रख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, और एडुकेशन एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी इंसान के डेवलपमेंट के लिए, वो भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आज का लास्ट एडिटोरियल वो बात करता है टर्किश फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिंग ऑन ऑटोमन फ्रंट्स। यहाँ पर जो टर्किश है, टर्की आप कह सकते हो, वो ऑटोमन एम्पायर का जो भी फुटप्रिंट है उसके ऊपर आज के टाइम पर चल रहा है। वो फुटप्रिंट क्या है, मैं आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। देखो ऑटोमन एम्पायर के बारे में पता होगा आपको, ये जो एम्पायर है पूरा का पूरा वो इतने एरिया में देखने को मिलता था। सऊदी अरेबिया का रीजन, लिबिया वाला रीजन और भी बहुत सारे कंट्रीज़, ये सब यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था एक टाइम पर। कब से कब तक, तो यहाँ पर ये टाइम है 1299 से लेकर 1922 तक, यहाँ पर 1922 तक ये पूरा ऑटोमन एम्पायर ऐसा ही रहा है। इतना सारा एरिया देखने को मिला है यहाँ पर आप देख पाओगे। फिर होता क्या है, होता है वर्ल्ड वॉर वन होता है। वर्ल्ड वॉर वन में एक तरफ सेंट्रल पावर्स आ जाती हैं और दूसरी तरफ एलाइड नेशंस आ जाते हैं। एलाइड नेशंस के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशियन एम्पायर, सारे एम्पायर एक तरफ आ जाते हैं और थोड़ा बहुत एरिया सेंट्रल पावर के अंदर आता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, ये तीन एक साइड पे रहते हैं। लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरफा ही था पूरा का पूरा ये वॉर। यहाँ पर बाकी सारी जो कंट्रीज़ वो एक तरफ थी और बहुत सारे एम्पायर सब एक तरफ थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश का राज था भारत के अंदर और इंडिया का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था। ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स भारत के ही भेजे गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरे वर्ल्ड वॉर वन में बहुत आराम से यहाँ पर क्या है हरा दिया गया, इन सारे अंपायर्स को हरा दिया गया अलाइड नेशंस के थ्रू। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड वॉर वन को हम लोग ग्रेट वॉर भी बोलते हैं। ये आप देख पाओगे, ये वाला जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा जो ये ग्रीन वाले अंपायर हैं, ये आपको ऑटोमन अंपायर देखने को मिलेगा। इधर आपको ऊपर की साइड यहाँ पे हंगेरियन एम्पायर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एम्पायर हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। जो ग्रीन वाले एरियाज़ हैं वो दूसरी तरफ थे, प्लस उसके बाद जो रेड वाले एरियाज़ हैं, लाल वाले एरिया, वो अलाइज एक तरफ थे। तो वर्ल्ड वॉर में तो आप कहोगे यहाँ पर मतलब डेफिनेटली पूरी दुनिया एक तरफ लग रही है और ये कुछ एम्पायर हैं वो अलग से एक तरफ लग रहे हैं। तो डेफिनेटली यही हुआ। चाइना का रोल काफ़ी कम रहा है, एकदम लास्ट में चाइना का रोल देखने को मिला है। तो इसी बेसिस पर क्या किया गया, जब ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो यहाँ पर ये जाकर ऑटोमन एम्पायर टूटा है, इसका ऑटोमन एम्पायर का फॉल देखने को मिला है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के अंदर से छोटी छोटी यहाँ पर नई नई कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि निकल कर आई हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पर टर्की क्या कर रहा है, देखो टर्की भी थोड़ा सा बन गया था यहाँ पर। टर्की यहाँ पर बाद में टर्की ने मांग करी कि देखो यार हम लोग का इतना तो एम्पायर रहने दो, इतनी जगह तो हमारे पास रहनी चाहिए।
तो इसको लेकर एक ट्रीटी वगैरह साइन करवाई थी टर्की के साथ, और यहाँ पर ट्रीटी साइन करवाने के बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर टर्की को छोड़ दिया गया और टर्की के ऊपर फिर ज़्यादा फोकस रखा नहीं गया। तो ऑटोमन एम्पायर बढ़ता बढ़ता वहाँ पर रुक गया और टूट के वहाँ पे फिर ऑटोमन एम्पायर एक टाइम पर ज़रा सा हो गया। कितना बचा था? सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना एरिया बचा है जहाँ पे मैंने रेड रेड पोर्शन किया है। सिर्फ टर्की वाला रीजन बचा था 1920 के आसपास, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन बचा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो ऑटोमन एम्पायर है, मतलब ऑटोमन एम्पायर जो उस समय हुआ करता था, उसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ था, एक तरीके से यहाँ पर एक ट्रीटी वगैरह साइन करी थी कि जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ सेवरस बोलते हैं। 10 अगस्त 1920 में यहाँ पर ये ट्रीटी साइन करी गई थी ऑटोमन एम्पायर और एलाइज के बीच में। जब ये वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था तो इनके बीच में ट्रीटी साइन करी गई। टर्की ने बोला बस हम लोग यहाँ पर अब नहीं, कुछ नहीं कब्जाएंगे, आगे कुछ नहीं कब्जा करेंगे, इतना हमारे पास एरिया रहना चाहिए। तो इस बेसिस पर टर्की निकल कर आया था। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब टर्की निकल कर आया था, फिर उसके बाद आप कह सकते हो आज के टाइम पर यहाँ पर यही फोकस रखा जा रहा है कि जो टर्की है बेसिकली वो वापस से यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वापस से आप कह सकते हो बहुत सारे एरियाज़ हैं आज के आसपास का, सीरिया वाला एरिया और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनके बॉर्डर पर डिस्प्यूट रहता है और टर्की ने उन सारे बॉर्डर्स के ऊपर अच्छे से कैप्चरिंग कर रखी है। तो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो टर्की है वो ऑटोमन के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहा है, तो ऑटोमन एम्पायर को फॉलो कर रहा है। टर्किश प्रेसिडेंट आज के टाइम पर रिसेप तैयब अर्दोगान देखने को मिलेंगे। अर्दोगान ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं और अर्दोगान ने तो इनफैक्ट ये भी बोल रखा है जो ये ट्रीटीज़ हैं यहाँ पर, ये ट्रीटीज़ को अभी 2023 में 100 साल हो जाएंगे और 100 साल हो जाने का मतलब यह है कि ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अर्दोगान वापस से कोशिश करेंगे चीज़ों को कैप्चर करने की, वापस से यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन देखो ट्रीटीज़ को 100 साल पूरे होने के बाद ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं था। इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, आज के टाइम पर जो अर्दोगान है वो फोकस कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, प्लस ग्रीस, साइप्रस, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर आप लोग देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारे जो गैस रिजर्व्स है उसको मतलब अपना बताती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है टर्की अपना बताता है। प्लस उसके बाद टर्की आज के टाइम पर अज़रबाईजान को भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, आपको मालूम होगा। आर्मेनिया के अगेंस्ट में टर्की क्या करता है, अज़रबाईजान को भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारे रोबस्ट इनिशिएटिव चला रहा है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं ऑटोमन ऑन ट्रेडिशन के ऊपर। ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से फॉलो करता हुआ यहाँ पर टर्की नजर आ रहा है। आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा कुछ कर सकता है ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये भी है साल 2023 में इलेक्शन है, तो अर्दोगान चाहेंगे कि मैं वापस से इलेक्ट होकर आऊँ और इसकी वजह से यहाँ पर कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, ये हम लोग आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद सीरिया की बात करें तो सीरिया के साथ काफ़ी सारे डिस्प्यूट रहते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर सीरिया का जो बॉर्डर वाला एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे टर्किश रहते हैं, टर्क्स रहते हैं, कुर्दिश रहते हैं, ठीक है। तो उन एरियाज़ के अंदर आकर हम फोकस रखें तो यहाँ पर ये रखा जा रहा है कि वो काफ़ी सारा एरिया आज के टाइम पर टर्किश कंट्रोल में आ चुका है और टर्की आज के टाइम पर बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल जमाना चालू कर दिया है, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे। उसके बाद बहुत सारे एरियाज़ आज के टाइम पर बोला जा रहा है कि जो टर्की अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, टर्की ने यहाँ पर परचेज़ कर लिया है रशियन मतलब जो परचेज़ किया है रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी परचेज़ किया है टर्की ने। प्लस उसके बाद यहाँ पर इसी वजह से यूएस के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब देखने को मिलेंगे। हालांकि रशिया के साथ भी रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने ख़राब नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि रशिया से यहाँ पर ये जो S-400 है वो यहाँ पर टर्की परचेज़ कर रहा है। यहाँ पे आप कहोगे रशिया के साथ जो व्लादिमीर पुतिन के साथ जो रिलेशन है टर्की के वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कंट्री की तो कहीं ना कहीं रशिया किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करता है और टर्की उसके अगेंस्ट में रहता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रशिया सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, ठीक है, लेकिन टर्की किसको सपोर्ट कर रहा है, अज़रबाईजान को, और आर्मेनिया अज़रबाईजान के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। टर्की सपोर्ट करता रहता है यूक्रेन को, रशिया यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट करता नहीं है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्टिंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट टर्की के बीच में और यूएस और रशिया के बीच में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन टर्की का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि टर्की आज के टाइम पर फोकस करे बहुत सारे एरियाज़ में, और इनफैक्ट टर्की ने इजिप्ट, सऊदी अरेबिया तक अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करी है, अपने रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश करी है। इनफैक्ट ये लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी एरियाज़ के ऊपर एक तरीके से अपनी कैप्चरिंग कर सकें। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है ऑटोमन एम्पायर के बारे में। इस आर्टिकल को मैंने इसी वजह से हाईलाइट किया है कि मैं आप लोग को ऑटोमन एम्पायर के बारे में बता सकूं। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या कंसर्न है, प्लस आने वाले टाइम पर जो अर्दोगान है वो यहाँ पर क्या अपनी आइडियोलॉजी रख रहे हैं। ओके, तो गाइस इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।